सरफेस पे, अंदर वाले सारे इंट्रिंसिक होते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? सेपरेशन के बेसिस पर कि कौन किस तरह से सेपरेट हो रहा है, आसानी से सेपरेट, एक्सटेंसिक ना हो तो इंट्रिंसिक। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, मेम्ब्रेन के प्रोटीन क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब अलग करने के बेसिस पर। इनको बच्चों टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले आते हैं एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक का दूसरा नाम होता है पेरिफेरल। अच्छा, पेरिफेरल क्यों कहा इनको? हाँ, पेरिफेरल पे प्रेजेंट है तो पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। इनकी खास बात, दीज आर सुपरफिशियली अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, मतलब लिपिड की ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनके कोई खास बात, इट कैन बी सेपरेट इजीली, ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि लूजली अरेंज होते हैं। ये बच्चों ज्यादातर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं, मतलब ये ज्यादातर इस तरह से ये एंजाइमिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक्सटेंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं? सरफेस वाले होते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। इनका फंक्शन ज्यादातर ये कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। जो बात इनकी समझाई, क्लियर हुई? ये तो थे बच्चों एक्सटेंसिक प्रोटीन। अब ये जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, नाम बोलो, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनके बारे में समझिए। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन किसको कहेंगे? दिस प्रोटीन्स आर टाइटली बाउंड विद फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के साथ बच्चों से टाइटली जुड़े होते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन की खास बात ये होती है, दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन। कैन नॉट बी मतलब ये आसानी से रिमूव नहीं हो सकते क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं। अब इन इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप ध्यान से देखो, ये सारे इंट्रिंसिक है। अब इनको आप ध्यान से देखोगे तो इनमें एक बात आपको दिख रही होगी कि ये वाला इंट्रिंसिक पूरी मेम्ब्रेन में है, ये भी पूरी मेम्ब्रेन में है, लेकिन ये इंट्रिंसिक ये बच्चों पूरी मेम्ब्रेन में नहीं है, बस ये पार्शियली एम्बेडेड दिख रहा है। मतलब ये कंप्लीटली दिख रहे हैं और ये पार्शियली दिख रहे हैं। यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये बच्चों फिर से टू टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी टू टाइप आते हैं। इसमें एक आता है फुली और कंप्लीटली ब्यूरिड, मतलब कंप्लीटली एम्बेडेड। कंप्लीटली एम्बेडेड किसको कहेंगे? जो पूरी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड कहलाता है। अच्छा, ये भी कंप्लीटली एम्बेडेड है, तो बताओ ये कौन से हो जाएंगे? वेरी गुड, पार्शियली। तो ये हो जाएंगे कंप्लीटली, ये हो जाएंगे पार्शियली। कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं, इनके एग्जांपल की बात करें तो जैसे टनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये सारे आते हैं। इसमें आप देखोगे इस प्रोटीन के बीच में कंटीन्यूअस गैप दिख रही है, तो गैप दिख रही है तो ये हो जाएगा टनल। अच्छा, ये ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज है, तो ये एक तरह का हो गया कैरियर। तो ये टनल, कैरियर, इस तरह के प्रोटीन होते हैं। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? कंप्लीटली एम्बेडेड। ये कंप्लीटली एम्बेडेड एग्जांपल है। अच्छा, ये टनल कैरियर, इनका मेन फंक्शन होता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे मान लीजिए सेल के बाहर ऐसे कोई पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसे सेल के अंदर लाने में इन्हीं टनल या इन कैरियर की हेल्प ली जाती है। तो कैरियर या टनल का काम होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प काम करते हैं। बात समझ में? तो ये होते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, इसमें पहला तो आ गया कंप्लीटली एम्बेडेड, दूसरा आता है पार्शियली एम्बेडेड। पार्शियली एम्बेडेड मतलब ये वाले, ये जो दिखाई दे रहे हैं पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है? पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली ब्यूरिड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये बच्चों इनकम्प्लीटली अरेंज होते हैं। आप लोगों को मैंने प्रोटीन से रिलेटेड सारी बातें बताई। क्या क्या समझाया? ध्यान समझिएगा। प्रोटीन अपर सरफेस, लोअर सरफेस पे भी होते हैं, इनर साइड में भी होते हैं। जो सरफेस में है वो एक्सटेंसिक, अंदर वाले इंट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक भी टू टाइप के हैं। अच्छा, पूरी तरह से हो तो कंप्लीटली, थोड़े बहुत हो तो पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। क्लियर? और इनका मेन काम मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में इनका रोल होता है। साथ ही साथ प्रोटीन का एक बड़ा फायदा ये होता है, ये प्रोटीन रिसेप्टर का काम भी करते हैं, रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या मेम्ब्रेन में प्रोटीन होना चाहिए? यस, होना चाहिए। मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्यों होना चाहिए? ताकि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो सके, रिसेप्टर की तरह काम कर सके, इसलिए बीच बीच में प्रोटीन्स को लगाया जाता है। बात समझ में? एक बात मुझे बताइए, हमने बच्चों स्टार्टिंग के जो मॉडल है वो हमने क्यों रिजेक्ट किए थे? हाँ, वो मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी, फ्लूइडिटी को नहीं समझा पाए। सिंगल निकोलसन से भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल क्यों है, तो उसका उन्होंने मेन रीजन बताया, सिलेक्टिव परमेबिलिटी आने के पीछे रीजन प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा समझो, मान लीजिए ये टनल प्रोटीन जो है, ये टनल, ये मान लीजिए सोडियम के लिए बना है। किसके लिए बना है? सोडियम। तो अगर बाहर यहाँ सोडियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है, क्लोराइड भी, बहुत सारे आयन, अगर ये टनल सोडियम के लिए है तो ये बस यहाँ से सोडियम को सिलेक्ट करेगा और उसी को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी और किसी को नहीं। मतलब इनसे हर कोई मॉलिक्यूल नहीं आ सकता है। ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब सिलेक्टिव परमेबल बनाने का काम किया है किसने? प्रोटीन्स ने। तो मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल किसने बनाया? प्रोटीन्स ने। और फ्लूइडिटी हम जानते हैं, फॉस्फोलिपिड की वजह से ही मेम्ब्रेन फ्लूइड बन जाती है। यानी ये मॉडल हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी को समझा रहा है, फ्लूइडिटी को समझा रहा है, मतलब यही मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल होता है। और प्रोटीन कहां क्लियर सब कुछ से सरफेस पे तो होते ही, इनर साइड में भी ये इंबेडेड होते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई प्रोटीन के बारे में, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर? इसी में ही लास्ट कंपोनेंट आता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या इनको हम शुगर या इनको हम ओलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पर आप ध्यान से देखो कि बाहर की साइड में ऐसे शुगर लगी हुई, शुगर या इसको आप कार्बोहाइड्रेट कहो या ग्लाइको कहो, एक ही बात है। यहां पर भी ये शुगर लगी है। कार्बोहाइड्रेट की खास बात होती है, ये कभी भी इनर साइड में नहीं है। ये मेम्ब्रेन की हमेशा कौन सी साइड पे बच्चों? आउटर। ध्यान से देखो, बाहर की तरफ ही शुगर आपको दिख रही है, कभी भी इनर साइड में नहीं होते। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटसाइड में। इनकी परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम, यस, कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज हमने स्टार्टिंग में सिखाया सबसे कम होती है। तो मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बहुत कम होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बेसिकली ओलिगोसैकेराइड नेचर के होते हैं। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरीज होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये किस नेचर वाले होते हैं? ओलिगो मतलब ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, मिडिल साइज के होते हैं, तो ये ओलिगोसैकेराइड नेचर के होते हैं। एक खास बात है, ये कार्बोहाइड्रेट या तो बच्चों प्रोटीन से अटैच है या बच्चों ऐसे लिपिड से अटैच होते हैं। मतलब या तो ये यहां प्रोटीन से जुड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड लिखा ग्लाइको, तो ये ग्लाइको और ये प्रोटीन नाम बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। यहां बच्चों ये लिपिड के साथ अटैच है, तो इन दोनों को मिलाकर बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में रहते हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया गया। तो हमने क्या क्या समझा? परसेंटेज इनकी सबसे कम होती है, ये केवल आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में रहते हैं। क्लियर? बात आती है इनके फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका सबसे मेन फंक्शन आता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल मतलब दो सेल के आपस में पहचान कराने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये एग और स्पर्म जब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज करने में आउटर सरफेस पे जो कार्बोहाइड्रेट है यही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। एक स्पर्म में सेल ही तो है, और ये जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो इनको रिकॉग्नाइज करने में रोल किसका है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट दो सेल के आपस में पहचान कराता है। इसी तरह से ब्लड शुगर एंटीजन, ये भी बच्चों सेल टू सेल रिकॉग्निशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम सभी जानते हैं ए पर्सन का ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन है, उसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ। अगर उसकी बॉडी में गलती से बी ब्लड ग्रुप डाल देंगे, बी एंटीजन डाल देंगे, तो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, पहचान नहीं पाएगी, तो उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा। अब इन ब्लड ग्रुप में हमने सीखा था मेन डिफरेंस किसका आता है? शुगर का। अरे शुगर ही तो है, आरबीसी की सरफेस पे जो शुगर होते हैं वही तो एंटीजन बनाने का काम करते हैं और वही सेल को आपस में पहचान कराते हैं। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन होते हैं। जैसे आरबीसी है, इसकी सरफेस पर ऐसे एंटीजन लगे होते हैं, जैसे एंटीजन है, तो ये एंटीजन की दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर यहां गलती से बी ब्लड ग्रुप आ गया तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हां, अगर इसकी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करेंगे तो इसकी बॉडी समझेगी हमारी पार्ट है और एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये रिकॉग्निशन भी कार्बोहाइड्रेट कराते हैं। ये जो बाहर की तरफ लगे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये एंटीजन बनाने का काम करते हैं। तो हमने क्या सीखा? इनके फंक्शन में
मेन फंक्शन आता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। इसके दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है और ब्लड ग्रुप एंटीजन भी ये एक तरह का सेल टू सेल रिकॉग्निशन शो करते हैं। इनमें एक बच्चों स्पेशल पॉइंट आता है, वो होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है? ये बच्चों फोस्फोलिपिड की बाइलेयर हमने समझी है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हमने सीखा है, बाइलेयर होती है। अब इस बाइलेयर में से सपोज करिए कि यहाँ वाला फोस्फोलिपिड उठकर यहाँ वाला जो फोस्फोलिपिड है ये बच्चों यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ये वाला फोस्फोलिपिड यहाँ से चला जाए और ये वाला फोस्फोलिपिड यहाँ से आ जाए, मतलब ये वाला इसे घूम के ऊपर चला जाए या ऊपर वाला नीचे आ जाए, तो ऐसी जो मूवमेंट होती है इस मूवमेंट को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसे बच्चों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है ये केवल लिपिड शो करते हैं। अच्छा, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं यहाँ से ऊपर चले जाएंगे या ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करने का काम ओनली लिपिड्स करते हैं। क्लियर? ये कभी प्रोटीन शो नहीं करते, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शोन बाय ओनली लिपिड्स। अच्छा, एक बात बताइए, मेम्ब्रेन जो होती है फ्लूइड होती है, फ्लूइड होने की वजह से हमने सीखा था कि अंदर जो फोस्फोलिपिड है ये बच्चों या तो इधर जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है ऐसे मूवमेंट को नाम दिया जाता है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब फोस्फोलिपिड का ऐसे मूव करना, ये लेटरल मूवमेंट है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये फोस्फोलिपिड से मूव करेंगे तो साथ साथ ये अपने प्रोटीन को भी तो ले जा सकते हैं, और इसमें प्रोटीन भी तो मूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे मूवमेंट हो तो उसको लेटरल मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट लिपिड भी शो करते हैं एज वेल एज प्रोटीन भी शो करते हैं। तो लेटरल मूवमेंट की खास बात शोन बाय बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ये बच्चों लिपिड और प्रोटीन दोनों से शो करते हैं। क्लियर? तो दो तरह की मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से रखना। फ्लिप फ्लॉप ओनली लिपिड शो करते हैं और लेटरल मूवमेंट की बात करें ऐसे लेटरली मूव करना लिपिड एंड प्रोटीन्स दोनों से होता है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन के कई फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन कई फंक्शन परफॉर्म करती है। हमने सीखा था एंडोसाइटोसिस करना है, सिक्रीशन करना है, डिवीजन में हेल्प करना, कई जगह यूज होता है। मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन होता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना, मतलब इससे मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी आते हैं बाहर भी जाते हैं। जैसे कोई ये सेल है तो इससे मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी आएंगे बाहर भी आएंगे। तो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरह से हो सकता है, या तो बच्चों ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट या बच्चों ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कितने तरह का ट्रांसपोर्ट हो गया? टू टाइप्स का, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वैसे ये यहां समझने वाली बात नहीं है, इसको डिटेल में आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में सिखाया भी जाता है। बस यहां तो मुझे इतना बताइए, आप लोग जानते भी होंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको कहेंगे जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो उसे हम कह देंगे पैसिव। अच्छा, एक्टिव में उल्टा हो जाता है, यहां मॉलिक्यूल लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उसे हम एक्टिव कहेंगे। अच्छा, हाई से लो की तरफ जाना है, हाई से लो की तरफ जाना है तो ये मॉलिक्यूल अपने आप चले जाएंगे, यहां किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एनर्जी नहीं लगती इसलिए इसको कहते हैं पैसिव। पैसिव को कहा जाता है क्योंकि इस तरह के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हाई से लो जाना है अपने आप चले जाएंगे। अच्छा, यहां मॉलिक्यूल लो से हाई ले जाना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ले जाना है, तो यहां उनको पहुंचाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। तो यहां एटीपी रिक्वायर्ड होता है और एटीपी एनर्जी लाइए, एनर्जी लगेगी तो ये एक तरह का एक्टिव काम हुआ, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव, एक्टिव। पैसिव में हाई से लो जाएगा एनर्जी नहीं लगेगी, इसमें लो से हाई जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब जो यहां पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें प्रोटीन की हेल्प से होता है, उन प्रोटीन को स्पेशली पंप प्रोटीन कह दिया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, तो पंप वर्ड आ जाए मतलब एक तरह का वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कई टाइप का होता है, ये फिर से सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। उन टाइप को हम यहां नहीं समझ रहे हैं, ये सब आपको प्लांट फिजियोलॉजी में समझा दिया जाता है। क्लियर? बस आप तो ये भी इतना ध्यान रखो पैसिव किसको कहते हैं और एक्टिव किसको कहते हैं। क्लियर? एक्टिव को कहा जाता है। क्लियर? एक बच्चों बल्क मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अभी जो हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो छोटे मॉलिक्यूल के लिए, बड़े मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इसमें मॉलिक्यूल सेल के अंदर की तरफ ले जाते हैं। ये टू टाइप का हो सकता है, इसमें एक आता है फेगोसाइटोसिस जिसे सेल ईटिंग के नाम से भी जानते हैं, पाइनोसाइटोसिस जिसे सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फेगोसाइटोसिस में होता क्या है? ये सेल है, इसके बाहर ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल, फूड पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब सेल ने क्या किया, इसको अंदर की तरफ इंगल कर लिया। तो जब सेल इसको अंदर की तरफ इंगल कर रही है तो सॉलिड मॉलिक्यूल कैसे सेल के अंदर की तरफ आना, प्रोसेस का नाम फेगोसाइटोसिस। अच्छा, हम कोई सॉलिड चीज खाते हैं तो उसे हम कहेंगे ना ईटिंग, तो इसी तरह से इसको सेल ईटिंग नाम दिया जाता है कि सेल ने यहां कुछ ईट की है तो इसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। अंदर आने की प्रोसेस का नाम फेगोसाइटोसिस। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल अंदर आया तो अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, अब इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाता है फेगोसोम। एक बार फिर समझना, अंदर आने की प्रोसेस का नाम फेगोसाइटोसिस और अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम फेगोसोम नाम दे देते हैं। क्लियर? इसी तरह से बच्चों ये सेल है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं तो इसे नाम दिया जाता है पाइनोसाइटोसिस और अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी अब इसे हम पाइनोसोम कह देंगे। पाइनोसोम, पिनोसोम आप कुछ भी कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड अंदर आए तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड अंदर आए तो पिनोसाइटोसिस, और मॉलिक्यूल का अंदर आना इन दोनों को कंबाइन करके नाम दे देंगे एंडोसाइटोसिस। क्लियर? एक्सो मतलब बाहर, अगर मॉलिक्यूल को ऐसे सेल से बाहर कर दिया जाए, ऐसे बाहर निकाला जाए तो हम एक्सोसाइटोसिस कह देते हैं। हां, अगर यही मटेरियल यूजफुल मटेरियल हो तो कई बार इसके लिए हम सिक्रीशन वर्ड भी बोल देते हैं। इसी एक्सोसाइटोसिस को कई बार सिक्रीशन कह देते हैं, लेकिन सिक्रीशन वर्ड जनरली कब यूज करते हैं? जब यूजफुल मटेरियल सेल से बाहर निकले तो उसी को हम सिक्रीशन वर्ड बोल देते हैं। क्लियर? तो आप देखिए, मॉलिक्यूल अंदर आ रहे तो एंडो, बाहर जा रहे तो एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल अंदर आ रहे तो एंडो, बाहर जा रहे तो एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से मेम्ब्रेन से बड़े मॉलिक्यूल का भी यहां पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन पूछा जाए तो आपको एक ही बताना है, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। इसके अंदर चलते हैं, सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स बैठे होते हैं। अब तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इन ऑर्गेनल्स में से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, और जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सब नहीं आता है, वही आएगा जिसके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो एंडो मेम्ब्रेन का मतलब ऑर्गेनल्स देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड आर कंसीडर्ड एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे कोई ये सेल ऑर्गेनल है, इस ऑर्गेनल ने यहां पर केमिकल बनाया। अच्छा, इसको बनाने के बाद इसने क्या किया, दूसरे ऑर्गेनल के पास भेजा। अब दूसरे ऑर्गेनल ने इसको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने के बाद तीसरे के पास भेज दिया। तो एक से कुछ बना, दूसरे ने मॉडिफाइड किया, फिर तीसरे के पास भेजा। तो इनके फंक्शन एक दूसरे से ऐसे लिंक लग रहे हैं, तो जिनके फंक्शन ऐसे लिंक होते हैं उसी को इंक्लूड किया जाता है एंडो मेम्ब्रेन में। अब बात आती है एंडो मेम्ब्रेन में किस किस को इंक्लूड किया जाए, तो एंडो मेम्ब्रेन में इंक्लूड किया जाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये बच्चों से चार सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको एंडो मेम्ब्रेन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में फंक्शन लिंक है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स है देखा जाए तो सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए इस ईआर को एनर्जी चाहिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिंक होगा, बिल्कुल होगा भाई, ईआर को एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया से चाहिए, तो इसका मतलब ये आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन हमने एंडो मेम्ब्रेन में इन चार को ही क्यों रखा, ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने कह दिया एंडो मेम्ब्रेन में ये चार नाम है, तो हमने भी कह दिया बस ये चार नाम है। तो एंडो मेम्ब्रेन में केवल चार है। आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये एंडो मेम्ब्रेन में नहीं आते, एनसीईआरटी ने कह दिया नहीं आते तो नहीं आते। तो ये नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके फंक्शन इनके साथ इस तरह से डायरेक्ट वे में कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, ऐसा एनसीईआरटी
ने कहा है, तो जैसा एनसीईआरटी ने कहा है हम बच्चों उसी को फॉलो करेंगे। क्लियर? आपसे कभी पूछा जाए एंडो मेम्ब्रेन में कौन इंक्लूड है तो बस आप इन चार के नाम देंगे। अब बात आती है ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कैसे ये लिंक होते हैं, इस बात को भी हम समझे, इनका कोऑर्डिनेशन कैसे चलता होगा। आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने एक सेल को ड्रॉ किया है। सेल के अंदर ये बच्चों यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें आप देखेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बच्चों जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये तो दिख रही है आउटर और ये दिख रही है इनर। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके साथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही यहाँ बच्चों ऐसे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, देखेंगे आप इस तरह से ये मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क लगा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क लगा होता है और मेम्ब्रेन का यही नेटवर्क कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन खास बात, अगर बच्चों इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे राइबोसोम अटैच है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऐसे राइबोसोम है, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम आरईआर कहते हैं। अच्छा, रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम लगे होने की वजह से इसकी सरफेस रफ हो जाती है, और रफ हो जाती है इसलिए इनको नाम दे दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लगे होंगे? राइबोसोम। लेकिन याद रखना, यहां जो राइबोसोम होंगे टाइप पूछा जाए तो एटीएस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एटीएस टाइप के राइबोसोम लगे होते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी भी होती है जिनकी सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम ही नहीं, और राइबोसोम नहीं है तो इनकी सरफेस आप देखोगे स्मूथ दिख रही होगी, इसलिए इनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होगी? यस, टू टाइप। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों में डिफरेंस पूछे तो राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ है, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ है। अरे बात समझ में? इनमें से बच्चों राइबोसोम अगर अटैच है तो आप सभी जानते हैं राइबोसोम का सबसे मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम यही है, तो जब यहाँ राइबोसोम लगे हुए हैं तो इसी की मदद से यहाँ अल्टीमेटली बच्चों ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताओ क्या बना देती है? प्रोटीन। अच्छा, इनके पास राइबोसोम है ही नहीं तो ये प्रोटीन कभी बना नहीं सकती। बात आती है फिर स्मूथ ईआर क्या बनाती है, तो इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस। तो क्या सीखा हमने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे लिपिड के सिंथेसिस में काम आती है। क्लियर? अब बच्चों जब यहाँ पर ऐसे प्रोटीन और ऐसे लिपिड का सिंथेसिस हो जाता है तो सिंथेसिस होने के बाद इन्हें बच्चों ऐसी वेसाइकल में पैक कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वेसाइकल। अच्छा, जो वेसाइकल आरईआर से बनी इसके अंदर आप देखोगे बच्चों ऐसे ये प्रोटीन भरा हुआ है, और जो वेसाइकल ऐसी एसईआर से बनी हुई है इनके अंदर आप देखोगे तो ये लिपिड भरा हुआ है, मतलब इनके अंदर आप देखोगे ये लिपिड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जो वेसाइकल आरईआर से डिराइव होगी उसमें प्रोटीन होगा, एसईआर वाले में लिपिड्स होंगे। अब बच्चों ये प्रोटीन और लिपिड की जो वेसाइकल आपको दिख रही है इन्हें अब भेज दिया जाता है दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास, और वो ऑर्गेनल कहलाता है गोल्जी बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एक्जेक्टली बच्चों गोल्जी बॉडी की है। ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर में ऐसी लॉन्ग फ्लेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ऐसे देखना, ऐसे लॉन्ग है फ्लेटेड स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बच्चों नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। बात को समझना, ये जो एक छोटी सी फ्लेटेड स्ट्रक्चर नाम बोलो सिस्टर्नी। बताओ इतने का नाम बोलो सिस्टर्नी, इतने का नाम बोलो सिस्टर्नी। जब ये सिस्टर्नी एक के पास ऐसे अरेंज होती है तो सिस्टर्नी का ये ग्रुप बना और सिस्टर्नी के इसी ग्रुप को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। बताओ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? गोल्जी बॉडी। तो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खास बात ये होती है कि इसके स्ट्रक्चर में आपको दो सरफेस मिलेगी। ध्यान से देखोगे गोल्जी बॉडी का ये वाला सरफेस, ये वाला पार्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ है, और जो न्यूक्लियस की तरफ होता है ऐसी सरफेस को कहा जाता है सिस सरफेस, या इसी को हम फॉर्मिंग, या यहां पर ये कॉन्वेक्स सरफेस होती है। तो ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस की तरफ आती है उसको हम सिस, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब अपर साइड में देखो, सबसे ऊपर वाला टॉप वाला, यहां पर जो सरफेस आपको दिख रही होगी इस अपर वाली सरफेस को कहा जाता है ट्रांस सरफेस, या इसी का दूसरा नाम होता है मैच्योरिंग सरफेस। यहां देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई कर्व टाइप का दिख रहा है तो ये बन गया कॉनकेव। अच्छा, ये कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक बार फिर समझना, गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ये सिस्टर्नी एक के ऊपर अरेंज है। अच्छा, सिस्टर्नी का जो पार्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस है नाम बोलो सिस, इसी का दूसरा नाम फॉर्मिंग, और शेप पूछा जाए तो कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, इसी तरह से जो टुवर्ड द मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा इसे नाम देंगे ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस, या इसे हम कॉनकेव सरफेस कह देंगे। तो बताओ कितनी सरफेस होगी? टू सिस एंड ट्रांस सरफेस। अब होता क्या है, ये जो बच्चों ईआर से जो वेसाइकल बनी थी, अब इन वेसाइकल को यहां से गोल्जी बॉडी के, इन वेसाइकल को यहां से गोल्जी बॉडी के पास भेजेंगे, मतलब ये भी गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, ये भी गोल्जी बॉडी। जब ये वेसाइकल गोल्जी बॉडी के पास जाती है तो ये वेसाइकल ऐसे गोल्जी बॉडी के साथ जाकर ऐसे अटैच हो जाती है, मतलब ये ऐसे गोल्जी बॉडी के साथ अटैच होगी, ये वेसाइकल से अटैच हुई। अटैच होने के बाद अब इनके अंदर ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, अंदर जो प्रोटीन है या लिपिड जो है वो यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब यहां प्रोटीन लिपिड आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, यहां लिपिड आ जाएंगे। क्या सीखा हमने? ध्यान से समझना, ईआर के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड बने थे फाइनली गोल्जी बॉडी के पास गए, गोल्जी बॉडी की सिस सरफेस से फ्यूज हुआ। ध्यान से देखना, ये वेसाइकल सिस से फ्यूज हुई, फ्यूज होने के बाद अंदर का प्रोटीन, अंदर का लिपिड गोल्जी बॉडी के पास चला गया। क्या सिखाया? फाइनली प्रोटीन लिपिड किसके पास गए? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाइड करती है। कैसे करती है? मॉडिफाइड करने के लिए क्या करती है, यहां इनके साथ ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जोड़ देती है। दिख रहा होगा आपको, ये बच्चों यहां पर ऐसे कुछ पार्ट अटैच कर दिया गया। ये जो बच्चों यहां पर पार्ट अटैच किया जा रहा है, ये पार्ट जो अटैच किया जा रहा है, ये पार्ट कहलाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया गया। और कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने की इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट को अटैच करने की प्रोसेस का नाम क्या दिया जाता है बच्चों? ग्लाइकोसाइलेशन। इसे बच्चों ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब प्रोटीन और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का बाइंड होना, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोसाइलेशन। अब ध्यान समझना, ये जो इतना पार्ट है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए बायोलॉजी में हम वर्ड बोलते हैं ग्लाइको। क्या बोलते हैं? ग्लाइको। ये तो हो गया ग्लाइको, और इसके साथ अटैच है लिपिड, तो पूरा नाम बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको के साथ लिपिड जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह से ये ग्लाइको है, ये प्रोटीन है, पूरा नाम बोलो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोलिपिड बन गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब बताना, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहां हुआ? यस, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो इस गोल्जी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कहां सिंथेसिस होते हैं? गोल्जी बॉडी में। ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है? तो गोल्जी बॉडी में। बात समझ में? तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अब एक खास बात, मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट का अटैच होना गोल्जी बॉडी में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को अटैच करने की शुरुआत ईआर में ही हो जाती है। मतलब इसी ईआर के अंदर यहां पर थोड़े बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट अटैच होना शुरू हो जाते हैं। कहने की बात मेरी इतनी सी है, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट ईआर में ही हो जाता है। बात को समझना अच्छे से, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट ईआर में हो जाता है। हां, ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट गोल्जी बॉडी में होती है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनते हैं, और आपको ऑप्शन में ईआर भी दिया जाए, गोल्जी बॉडी भी दिया जाए, आप गोल्जी बॉडी टिक करके आना, क्योंकि ये काम मेनली गोल्जी बॉडी में होता है। हां, क्वेश्चन ऐसे आता है ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्टेड इन, क्या लिखा होता है? स्टार्टेड इन, तब बच्चों हम क्या टिक कर देते हैं? ईआर के अंदर। तो ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट पूछा जाता है तो ईआर, हां, पूरी प्रोसेस का कंप्लीट होना, फाइनली ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बनना, ये सब गोल्जी बॉडी में होता है। जो बात यहां पर समझे, क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बने हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं, अब इनको क्या किया जाता है? यहां पर फाइनली पैक किया जाता है, और ये पैकिंग गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस से होता है। मतलब गोल्जी बॉडी की जो ट्रांसफेस से यहां से पैकिंग की जाती है, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जो भी होगा यहां से पैक कर दिया जाएगा। पैकिंग कहां से होती है? ट्रांसफेस से। तो पूछा जाए मटेरियल्स को पैक करने का काम, फाइनल पैक करने का काम किसने किया है? तो गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसी के ट्रांसफेस से पैक होता है, और पैकिंग हमेशा याद रखना ट्रांस से होता है। तो ट्रांसफेस से मटेरियल को पैक करेंगे। अच्छा, पैक करने के बाद अब ये जो मटेरियल है
इस मटेरियल को कहां भेजना है, मतलब सेल के अंदर रखना है, सेल के बाहर भेजना है, कहां भेजना है, बात आती है डायरेक्शन कौन देगा। ये डायरेक्शन देने का काम भी गोल्जी बॉडी ही करती है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, जब इस वेसिकल को यहां से पिंच ऑफ करती है, अलग करती है, उसी टाइम इसके साथ एक सिग्नल लगा देती है। सिग्नल लगा दिया मतलब इसके साथ बच्चों गोल्जी बॉडी एक ऐसा सिग्नल अटैच कर देती है। सिग्नल ऐसा समझेगा कि इसके साथ एक टैग लगा दिया गया, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दी कि इसे कहां भेजना है। कहां भेजना मतलब सेल के अंदर भेजना है, सेल के बाहर भेजना है, कहां भेजना है, वो डायरेक्शन देने का काम भी गोल्जी बॉडी करती है। अच्छा, गोल्जी बॉडी ने यहां पर लिख दिया इसे सेल के बाहर भेज दो, तो ये सेल के बाहर चली जाएगी, और सेल के बाहर चलेगी तो प्रोसेस का नाम दे देंगे सिक्रीशन। क्यों, यूजफुल मटेरियल बाहर निकला है, तो यूजफुल मटेरियल बाहर निकला तो उसको सिक्रीशन कह देंगे। और ये सिक्रीशन का काम किसने कराया, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी यहां पर इन मटेरियल का फाइनली सिक्रीशन करती है। हां, गोल्जी बॉडी इन वेसिकल को सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करा सकती है। तो वेसिकल को कहां भेजना है, सेल के अंदर भेजना, सेल के बाहर भेजना, डायरेक्शन कौन देती है, यस गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मटेरियल को डायरेक्शन देने का काम भी गोल्जी बॉडी का ही होता है। मैंने इस डायग्राम में आपको गोल्जी बॉडी के कई फंक्शन बता दिए। क्या क्या फंक्शन करता है गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, पैकिंग करता है, मटेरियल को डायरेक्शन देता है, मटेरियल को सेल के बाहर करता है, मतलब सिक्रीशन भी करता है। क्वेश्चन आता है सिक्रीशन में मेन रोल तो गोल्जी बॉडी का ही जाता है। जो बात यहां पर आपको समझ क्लियर हुई सब अच्छे से, तो ये सारे फंक्शन आप ध्यान में रखें। उनको मॉडिफाइड करिए और वापस किसी और को दे रही है, मतलब ईआर से मटेरियल को लेती है, मॉडिफाइड करती है, किसी और को दे देती है। यानी एक तरह से ये मीडिएटर का काम करती है। एक तरह का मिडिल पार्ट है, मीडिएटर है। यहां से मटेरियल मॉडिफाइड किया, किसी और को दे दिया, एक मीडिएटर का काम करते हैं, इसलिए इसको कई बार मिडिल मैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्या क्या बातें मैंने आपको गोल्जी बॉडी की समझाई, ध्यान समझिएगा। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की मेन साइट यही है, मेन साइट यही है। हां, स्टार्ट ईआर में हो जाता है। सेकंड फंक्शन क्या होता है, मिडिल मैन ऑफ द सेल। ये सेल का मिडिल मैन है। क्यों कहा मिडिल मैन, ईआर से मटेरियल लेती है, मॉडिफाइड करके किसी और को दे देती है, और साथ ही साथ इसको हम डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहां से बच्चों प्रोटीन आए, यहां से लिपिड आए, और सेल में कोई एक प्रोटीन एक लिपिड तो होता नहीं। जब यहां से कई प्रोटीन कई लिपिड्स आएंगे तो यहां पर प्रोटीन लिपिड कैसे भीड़ जमा हो जाएगी। अब उस भीड़ में से, उस ट्रैफिक में से किसे कहां भेजना है, डायरेक्शन किसने दिया, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी यहां पर इनको डायरेक्शन देती है, इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक मतलब सेल के अंदर ये प्रोटीन की भीड़ जमा होगी, वही मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक है। तो इन भीड़ को डायरेक्शन देने का काम गोल्जी बॉडी का है। तो मैंने आपको यहां पर गोल्जी बॉडी के कई फंक्शन आपको समझा दिए। जो बात यहां पर आपको समझ क्लियर हुई, एक खास बात हो, यहां पर बच्चों कई बार ऐसा होता है कि इस गोल्जी बॉडी से ऐसी वेसिकल पेक हुई जिसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, और इस वेसिकल का नाम दिया जाता है लाइसोसोम। क्या नाम देंगे, लाइसोसोम। तो ऐसी वेसिकल पेक हुई जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं, वो लाइसोसोम है। अब बताना, लाइसोसोम को पेक करने का काम गोल्जी बॉडी ने किया, पैकिंग तो गोल्जी बॉडी कर रही है। लेकिन खास बात, जब इसको यहां पेक करेंगे तो पेक करते टाइम यहां प्रोटीन लिपिड सब चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां पेकिंग करेंगे, मेम्ब्रेन बनाएंगे, प्रोटीन लिपिड चाहिए, कहां से आए तो ईआर से ही, मतलब इस ईआर से ही तो प्रोटीन गए, लिपिड गए, इधर से प्रोटीन गए, लिपिड गए, वही आपस में मर्ज होकर लाइसोसोम तैयार कर रहे हैं। तो लाइसोसोम को पेक करने के लिए जो मटेरियल चाहिए किसने दिया, ईआर नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं ईआर मटेरियल फॉर्म्ड बाय ईआर। लाइसोसोम के जो मटेरियल है किसने बनाया, ईआर ने। तो खास बात, यहां से मटेरियल गए, गोल्जी बॉडी ने पैक किया, लाइसोसोम तैयार। तो लाइसोसोम को फॉर्म करने में दोनों का रोल है, मतलब ईआर और गोल्जी बॉडी, ईआर और गोल्जी बॉडी मिलकर फाइनली बच्चों लाइसोसोम को तैयार करते हैं। तो कभी आपसे पूछे लाइसोसोम का फॉर्मेशन किस किसने किया, ईआर प्लस गोल्जी बॉडी। हां, लेकिन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है सर। लाइसोसोम की पैकिंग कौन करता है, तो पैकिंग का वर्ड आ गया तो गोल्जी बॉडी। हां, लाइसोसोम को फॉर्म कौन करता है, तो दोनों ईआर प्लस गोल्जी बॉडी मिलकर लाइसोसोम तैयार करते हैं। जो बात यहां समझे क्लियर हुई। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर कुछ ना कुछ इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कैसे, ईआर से मटेरियल बने, गोल्जी बॉडी के पास गए, गोल्जी बॉडी ने मॉडिफाइड किया, दूसरे के पास भेजा, तो इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और जिनका भी कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में किसको रखेंगे, जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उन्हीं को बच्चों एंडो मेम्ब्रेन रखते हैं। लेकिन हमने एक नाम लिखा था, यस वैक्यूल। हमने बच्चों यहां पर एक नाम और लिखा था, इस तरह से ये वैक्यूल है, सेल के अंदर इस तरह से वैक्यूल है। ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को फॉर्म करने में भी ईआर का ही रोल होता है। और एक खास बात, यहां पे बच्चों इनके जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल वो सब अल्टीमेटली जाते तो वैक्यूल के पास ही। तो वैक्यूल भी कहीं ना कहीं एक तरह से इनके साथ लिंक की है, इसलिए वैक्यूल को भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही इंक्लूड किया गया। तो एंडो मेम्ब्रेन में कितने ऑर्गेनल्स हो गए, क्लियर हो सब अच्छे से, टोटल 4 ऑर्गेनल। कौन कौन से, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन्हीं चारों को मिला के फाइनली बन गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है, ये बच्चों न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे मेम्ब्रेन का ये नेटवर्क लगा हुआ है। ऐसे आप देखिएगा मेम्ब्रेन का एक बड़ा सा नेटवर्क लगा है, यही नेटवर्क कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन का ऐसे नेटवर्क है, यही नेटवर्क क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होती है। अच्छा, जब बच्चों ये ईआर लगी होती है, यहां चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ तो यहां पर साइटोप्लाज्म भरा है। आप देखोगे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा है। अब बच्चों जब ये ईआर यहां पर ऐसे लगी होगी, ये ईआर यहां लगी होगी, तो ये ईआर के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इस ईआर के अंदर वाले स्पेस को कहा जाता है ल्यूमिनल। ल्यूमिनल पार्ट मतलब ईआर के अंदर का, और ये जो बाहर का जितना भी सेक्शन आपको दिख रहा है बाहर वाला, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाता है। मतलब ईआर सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट बनाती है, एक सेल के अंदर ईआर के अंदर का, एक बाहर का। मतलब ये एक तरह से इंट्रासेल्युलर स्पेस बनाती है, सेल के अंदर स्पेस बनाती है। अच्छा, जो स्पेस इस ईआर के अंदर आ गई वो तो कहलाएगी ल्यूमिनल, और बाहर वाली को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है ल्यूमिनल पार्ट किसको कहते हैं, तो ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब बाहर वाला साइटोप्लाज्मिक। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ईआर डिवाइड द इंट्रासेल्युलर। अच्छा, इंट्रा वर्ड क्यों लिखा, सेल के अंदर का, तो इंट्रासेल्युलर स्पेस इन 2 कंपार्टमेंट, और 2 कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए, ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ईआर के बाहर वाला यानी साइटोप्लाज्मिक पार्ट होगा। क्लियर, जो बात यहां समझे, क्लियर सब अच्छे से। ईआर के अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर, ईआर के स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आता है वो है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी होती क्या है, अच्छा सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में भी होती है, और उसी तरह की सिस्टर्नी ईआर में भी होती है। लॉन्ग फ्लेटेड अनब्रांच स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सिस्टर्नी। कुछ इस तरह से, ये लॉन्ग होनी चाहिए, फ्लेट होनी चाहिए, अनब्रांच है, ये बच्चों सिस्टर्नी होती है। क्लियर, सिस्टर्नी जो होती है फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ आरईआर। यहां से देखोगे ये बच्चों इस तरह से, ये लॉन्ग है, ये फ्लेटेड है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये सब सिस्टर्नी होती है। ये बच्चों सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, बस आपस में से कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है, कोई ब्रांचेस नहीं है, बस आपस में कनेक्टेड है। और यही सिस्टर्नी की वजह से ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर का, ये बच्चों आरईआर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आरईआर के स्ट्रक्चर जब भी आप देखोगे ऐसे सिस्टर्नी की फॉर्म में दिखेगी। अगला पार्ट आता है ट्यूब्यूल्स। नाम जैसे दिख रहा है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक, ये बच्चों ऐसे इरेगुलर, ऐसे इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इरेगुलर कभी-कभी ब्रांच्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एसईआर का फॉर्मेशन करती है। और आप ध्यान से देखोगे ये ट्यूब जैसा कुछ दिख रहा है बच्चों, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसी से ही एग्जैक्टली बन जाता है एसईआर। तो आरईआर एसईआर को पहचानने का बेस्ट तरीका ये, एक तो आरईआर पे राइबोसोम लगे होते हैं, और दूसरा तरीका आरईआर की स्ट्रक्चर में ऐसे सिस्टर्नी होती है।
और एससीआर के स्ट्रक्चर में से ट्यूब लगी होती है, ऐसे ट्यूब जैसे दिखती है। क्लियर? अगला पार्ट आता है इसमें ही वेसाइकल। वेसाइकल तो आप जानती है, ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ओवल शेप स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं वेसाइकल। ये वेसाइकल आरईआर से भी बन सकती है और एससीआर से भी ऐसी वेसाइकल बन सकती है। तो वेसाइकल एसोसिएट विद बोथ आरईआर एंड एससीआर। तो ईआर के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट हो गया, सिस्टर्नी हो गए, ट्यूबुल्स हो गए और ऐसे वेसाइकल भी होते हैं। कितने कंपोनेंट हो गए बच्चों? 3 कंपोनेंट। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह की ईआर है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर मतलब ग्रेन्यूल्स लगे हैं, राइबोसोम लगे, इसको ग्रेन्युलर कहते हैं। इस पर कोई राइबोसोम नहीं होते, इसको एग्रेन्युलर कहते हैं। अच्छा, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें राइबोसोम आरईआर के अंदर, आप ये बताओ प्रेजेंट एब्सेंट? हाँ, ये बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम आपको दिख रहे होंगे, तो राइबोसोम प्रेजेंट और टाइप याद रखना 80s। अच्छा, उसमें एब्सेंट होंगे। अच्छा, ये नहीं सोचना कि यहाँ 80s है यहाँ 70s होंगे, नहीं। एससीआर के अंदर राइबोसोम बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। क्लियर? राइबोसोम का मिलना केवल आरईआर का फीचर है। अगली स्ट्रक्चर आती है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन होता क्या है? ये बच्चों सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी, और इस सिस्टर्नी के ऊपर यहाँ बच्चों ऐसे ये राइबोसोम लगा है, ये राइबोसोम लगा है। अब बच्चों यहाँ राइबोसोम को जोड़ने के लिए बीच में ऐसे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं और यही ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है राइबोफोरिन। एक बार समझना, राइबोसोम जब इस ईआर से जुड़ता है तो बीच में कनेक्ट करने के लिए प्रोटीन लगा होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये कहलाता है राइबोफोरिन। तो बताओ, इसके अंदर आपको राइबोफोरिन दिख रहा है, तो यहाँ राइबोफोरिन प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर राइबोफोरिन एब्सेंट होता है, यहाँ राइबोफोरिन नहीं होता। तो राइबोफोरिन का मिलना आरईआर का फीचर है, क्योंकि राइबोसोम इसी में। अगली बात आती है कंपोनेंट, ये तो आप जानती हैं। इनके स्ट्रक्चर में से सिस्टर्नी होती है, तो इनके स्ट्रक्चर में मेनली सिस्टर्नी है और इनके स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब जैसी दिखती है। फंक्शन की बात करें, आरईआर का सबसे मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सबसे मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, साथ ही साथ ये सिक्रीशन भी कर सकते हैं, मतलब मटेरियल को सेल से बाहर भी कर सकते हैं, सिक्रीशन भी कर सकते हैं। आरईआर दोनों में काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस तो करती है, सिक्रीशन में भी इसका रोल है। एससीआर का मेन काम आप जानते हैं लिपिड सिंथेसिस। यहाँ कई तरह के लिपिड बनते हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, नाम सुने? हाँ, जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब एससीआर नहीं बनाए। अच्छा, एससीआर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस। स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, नाम सुने से? हाँ, ये स्टीरॉयड हार्मोन एक तरह से लिपिड तो है और इनका फॉर्मेशन भी एससीआर ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कौन करता है? एससीआर, लेकिन ये काम ओनली एनिमल्स में होगा, प्लांट में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर ही ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करते हैं, एससीआर ही ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करते हैं। इस एससीआर के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं, यानी ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। ग्लाइकोजन जानते हैं क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स। एनिमल का जो स्टोर फूड होता है, जैसे प्लांट में स्टार्च होता है, एनिमल का स्टोर फूड ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करने सिंथेसिस में अल्टीमेटली एससीआर का फंक्शन होता है। तो एससीआर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी रोल रखती है, यानी एससीआर के भी कई फंक्शन है। ये फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड सिंथेसिस में है, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में है, ये एससीआर है। तो कहां आरईआर काम आती है, कहां एससीआर काम आती है? क्लियर सब कुछ से? अगर हम बच्चों मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, ईआर के मॉडिफिकेशन होते हैं। इसमें सबसे पहला मॉडिफिकेशन आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग बच्चों नाम से समझ जाते हैं, सार्को मतलब मसल। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में पाई जाती है उसी को बच्चों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अकर इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल, ये मसल्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप मसल में देखते हैं, ये एक तरह की एससीआर ही है, कोई और नहीं, एससीआर ही है। बस इसका जो है फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इसका मेन फंक्शन यहां पर आता है कैल्शियम को स्टोर करना, स्टोर कैल्शियम। नॉर्मली अगर हम ईआर की बात करें, अपनी बॉडी में जो ईआर है, एससीआर है, कैल्शियम स्टोर नहीं करती, लेकिन जो स्केलेटन और कार्डियक मसल में जो एससीआर होती है वो कैल्शियम स्टोर करती है। मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करती है, इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको एक तरह का मॉडिफिकेशन कह सकते हो। और इसी वजह से कैल्शियम स्टोर करने की वजह से इसका मेन फंक्शन आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब बच्चों मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कैल्शियम की वजह से होता है, कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये कैल्शियम प्रोवाइड करने का काम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पॉइंट ध्यान रखिएगा, एससीआर का मॉडिफाइड फॉर्म है, कैल्शियम स्टोर करता है जो कि फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? इसी तरह से बच्चों अगला वर्ड आता है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्या होता है? फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एसोसिएटेड विद राइबोसोम। ईआर के फ्रेगमेंट जो राइबोसोम के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं को माइक्रोसोम कह सकते हैं। ऐसे समझो, ये ईआर का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है, और इसके साथ बच्चों यहां पर ये राइबोसोम लगा है। तो ईआर का टुकड़ा, ईआर का फ्रेगमेंट जिस पर राइबोसोम लगा है, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे माइक्रोसोम। ये माइक्रोसोम होता है। अब एक खास